नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी जिसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। किस ज्योग्राफी की, ठीक। क्लास 7 की भी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी थी और इसमें 6 चैप्टर भी कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज हम लोग 7th चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो दोस्तों, जो भी वीडियो में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों और समझना, जो कि हम हर वीडियो में ये चीज़ हर वीडियो में कहते हैं कि एनसीईआरटी दोस्तों अपने आप में एक समरी है, इसको समझ कर पढ़ना जरूरी है, खासकर ज्योग्राफी की बात अगर की जाए तो, ठीक। तो जब आप इसको समझ कर पढ़ेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटर तक अच्छे से बना रहेगा। अच्छा, जब चीज़ें आप समझेंगे, हर एक वर्ड का मतलब अच्छे से समझेंगे तो इसमें जो है आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हालांकि चैप्टर छोटा सा है लेकिन हमें लाइन बाय लाइन सब कवर करना है, तो पढ़ेंगे हम सबको अच्छे से ही, ठीक। कह रहा है दोस्तों इसमें, अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। सही बात है दोस्तों, जो शुरुआती मनुष्य था, जो आरंभिक मानव था, प्रारंभिक मानव, वह भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, है ना। मतलब कि प्रकृति से वो खुद कुछ नहीं करता था। मतलब जैसे पेड़ पौधों से भोजन ले लेता था, उसकी पत्तियां खाता था, ठीक, और भोजन के रूप में पेड़ के पत्ते को लपेट लेता था, मतलब कि वस्त्र के रूप में। और आवास के लिए दोस्तों वो पेड़ पौधों में रहता था, या पेड़ पौधों की लकड़ियों से कुछ भी घर बनाकर रहता था, ठीक। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। तो दोस्तों, धीरे धीरे जो था मनुष्य प्रगति करते गया। पहले तो दोस्तों वो खाने तक के लिए प्रकृति पर निर्भर था, फिर धीरे धीरे उसने कृषि करना सीखा, फिर कृषि के बाद उसने रोड बनाने सीखी, यातायात का निर्माण किया दोस्तों, यातायात के लिए अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका भी विकास किया। और आज के दोस्तों समय में जो मानव है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, ठीक। अब चलते हैं बस्तियों के बारे में। बस्तियाँ का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। मतलब बसाव स्थान का मतलब है जहाँ पर इंसान रहने लगे हैं ना, खूब सारी ढेर सारे घर बन जाए तो वहाँ एक हिसाब से बस्ती हो जाती है, या जहाँ पर जो मानव है वो स्थायी रूप से रहने लगे उसे बसाव स्थान कहा जाने लगता है, ठीक। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, देखिए, एक तो अनुकूल जलवायु होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो मैदानी भाग है कोई भी किसी भी देश का या किसी भी भूमि का, जो मैदानी हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सघन होता है जनसंख्या की दृष्टि से। क्यों दोस्तों, एक तो जो मैदानी हिस्सा होता है वो नदियों द्वारा बनाया गया होता है, तो इसकी जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और दोस्तों, मैदानी जो भाग होता है वो समतल होता है, तो यातायात के लिए काफ़ी अच्छा होता है, कृषि के लिए अच्छा होता है। काफ़ी चीज़ों की दृष्टि से जो मैदानी एरिया होता है वो रहने की दृष्टि से या बसने की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होता है, ठीक। या हम कह सकते हैं कि सुविधापूर्वक होता है ना, सुविधापूर्ण होता है। अच्छा, जल की उपलब्धता भी वहाँ होती है, ठीक। उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी, सब कुछ आपको मैदानी एरिया में मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैदानी जो एरिया होती है, जो मैदानी एरिया होता है ना, जो मैदानी क्षेत्र, वो रहने की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अनुकूल हो जाता है, ठीक। बस्तियां वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। अब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो दोस्तों, अब जब मानो दोस्तों कृषि सीख गया था, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कृषि जो है वो एक दो दिन में तो होती नहीं है, कम से कम 6-7 महीने का समय लग जाता है कृषि में। अब जब कृषि में 6-7 महीने का समय लग जाएगा तो सिंपल सी बात है, मानव को बसना ही पड़ जाएगा, या एक स्थायी जो है निवास की ज़रूरत होगी, है ना, स्थायी निवास की ज़रूरत होगी। तो कृषि के बाद ही दोस्तों जो मानव था वह स्थायी निवास बनाकर, मतलब कि स्थायी आवास बनाकर रहने लगा, ठीक। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। तो जो कि हमने अभी बात की है, नदी के किनारे क्यों ज़्यादा सघन जो है आबादी पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, कृषि के लिए सही रहता है, और दोस्तों आवागमन के लिए भी ज़्यादा उपयुक्त क्षेत्र होता है ये।
क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटे के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं वांगी नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों, वो विश्व की काफ़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है ना, जो कि अपने भारत क्षेत्र पर विकसित हुई थी। अब आगे चलते हैं। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो दोस्तों पर्वतों में होता क्या है, जब ठंड का मौसम आता है वहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ऊंचे वाले एरिया से मतलब कि ठंड के समय जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं बस्ती बनाकर, वो नीचे वाले भाग की तरफ आ जाते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों मौसम के अकॉर्डिंग भी, मतलब मौसम के अनुसार भी जो है लोग अपना जो निवास है वो बदलते रहते हैं। ठीक, और ऐसा दोस्तों वहीं होता है जहाँ की जो जलवायु होती है, जहाँ का जो दोस्तों रहन सहन होता है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल होता है वहाँ के मतलब रहने की दृष्टि से। अब आगे कह रहा है दोस्तों, मैरी का जन्मदिन था। देखिए जो भी हम बात कर रहे थे वही यहाँ बताएगी ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी पॉइंट जो है, काफ़ी चीज़ें दोस्तों होती हैं जिससे मानो इधर से उधर जो है वो अपना स्थान बदलता रहता था। और हालांकि ये सब जो है जो प्रारंभिक मानव थे उनके संदर्भ में ज़्यादा सटीक बैठता है। ठीक, मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। वो हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़-भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। दोस्तों शहरों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीन है वो महंगी होती हैं, है ना। तो दोस्तों कहीं भी जो गरीब लोग होते हैं वो कहीं भी अपना झुग्गी झोपड़ी बनाकर बस जाते हैं, और वहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गंदी जगह पर भी वो लोग बस जाते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीमारी भी उत्पन्न होती है ना, और गरीब होने के कारण, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों जो गरीब लोग होते हैं गांव के, है ना, वो ज़्यादातर शहर की तरफ भागते हैं कमाने की, है ना, रोजगार के लिए। ठीक, रोजगार के अवसर तलाशने के लिए। ठीक, जहाँ लोग भी, तभी दोस्तों गांधी जी ने कहा था कि आप भारत का विकास तभी कर सकते हैं जब गांव का विकास होगा। मतलब जब गांव का विकास होगा, जब निम्नतम स्तर से विकास होगा, तब जाके जो है पूरे भारत का विकास संभव हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों ग्राम पंचायत, जब हम लोगों ने देखा जो आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से है ना। ये सब दोस्तों गांधीवादी विचारधारा में आता है, जो कि हमने जो पॉलिटी वाला वीडियो बनाया हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था वाला, वो आप लोग देखना दोस्तों। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें कवर किए गए हैं और काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज से किए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। ठीक दोस्तों, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन
वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। हालांकि शहर में भी कर सकते हैं, लेकिन शहर में दोस्तों इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती कि वहाँ पर कृषि की जाए। वहाँ पर दोस्तों शहर में रहने के लिए ही बहुत मुश्किल से ज़मीन मिल पाती, ठीक। लेकिन गांव में दोस्तों जनसंख्या जो होती है काफ़ी ज़्यादा सघन नहीं होती, ठीक। इतनी सघन नहीं होती, तो वहाँ पर काफ़ी ज़मीन होती है जहाँ पर सिर्फ आदमी खेती करता है, ठीक। अब धीरे धीरे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण जितनी भी रहने योग्य भूमि है और कृषि वाली, मतलब कि जितनी भी कृषि युक्त भूमि है उसका दोस्तों रहने के लिए यूज किया लिया जा रहा है, ठीक। जिससे दोस्तों थोड़ा सा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो कृषि युक्त जो उपजाऊ भूमि है उसको हम लोग रहने के लिए इस्तेमाल करके अपनी जो कृषि व्यवस्था है उसके साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर तक व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक। तो दोस्तों जो कि हमने बात की है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, घने जंगल होते हैं, वो अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक। जैसे कि दोस्तों जो जितने घने जंगल होंगे वहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है ना, और जहाँ पर घने जंगल होंगे सिंपल सी बात है वहाँ पर बारिश अत्यधिक हो रही होगी, है ना, तो रहने के लिए जो है वो स्थान काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है, ठीक। ये देखिए दोस्तों ये शहर की बस्ती दिखाई गई है जो कि काफ़ी सघन है, और इधर दोस्तों एक गांव की बस्ती दिखाई गई है ना, गांव की बस्ती दिखाई गई है, मतलब कि ऐसी बस्ती दिखाई गई है, ऐसी बस्ती जो कि काफ़ी ज़्यादा विरल टाइप की, मतलब कि सघन नहीं है। अब आगे कह रहा है दोस्तों जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, मतलब कि कह रहा है जहाँ पर जल का ज़्यादा जमाव होता है। जैसे आप लोग देखेंगे जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और जो दलदली भूमि ज़्यादातर पाई जाती है, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बांस के ऊपर घर बने रहते हैं ना, तो ऊंचे, यही बात कहा जा रहा है कि वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। ये देखिए, तो ऐसा दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है, या हम लोग कह सकते हैं जो दोस्तों जब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी में, जब हम उसमें पढ़ेंगे भाबर और तराई का जो क्षेत्र होता है उसमें इस चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, ठीक। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं क्योंकि जो पानी है वो ज़्यादा जमा ना हो और अपने आप निकलता रहे। जिन स्थानों में, अच्छा देखिए वहाँ पर उल्टा होता है, कहाँ? राजस्थान वाले इलाके में। वहाँ पर दोस्तों छतों में जो है वो पानी इकट्ठा किया जाता है, बारिश का पानी, क्योंकि वहाँ पर एक तो बारिश काफ़ी कम होती है और जब होती है तो उसका जो पानी है वो इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी पाई जाती है, ठीक। वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, जो कि हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। अब परिवहन के बारे में बात करेंगे। अच्छा देखिए क्वेश्चन आ जाता है, आप बर्फ़ से बने आवास कहाँ पाते हैं? जैसे कि हम लोग जम्मू कश्मीर वाले एरिया में बर्फ़ से बने आवास के बारे में हम लोगों ने सुना है और वहाँ पर आपको देखने को भी मिलते हैं। उन्हें कौन बनाता है एवं वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 3rd या 4th में भी पढ़ा होगा। ये जो बर्फ़ के घर होते हैं इसे कहते हैं इग्लू। क्या कहा जाता है दोस्तों? इग्लू, ठीक, याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अत्यधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशु का उपयोग करते हैं। हालांकि अब बहुत कम करते हैं, है ना, जब से ट्रैक्टर आ गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो ट्रैक्टर है उसका काफ़ी अच्छे से यूज किया जाता है। तो अब जो है पशुओं का इस्तेमाल काफ़ी कम कर दिया गया है ना।
परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग अपनी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट, जैसे रेगिस्तान वाले एरिया में आपको ज़्यादातर ऊँट मिल जाएंगे, ठीक। ऊँट का उपयोग किया जाता है ना। खच्चर जैसे गधे हो गए, ये सब आपको पर्वतीय क्षेत्र में मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी को वैष्णो देवी माता जाना है तो वहाँ पर आपको खच्चर मिल जाएंगे, ठीक। बैलों का उपयोग दोस्तों गांव क्षेत्र में काफ़ी पहले किया जाता है, हालांकि अब जो है इनका उपयोग एकदम ना के बराबर किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के, तो दोस्तों हमने ये चीज़ पहले डिस्कस कर ली है कि ये जो एंडीज पर्वत है ये कहाँ पाया जाता है, ये दोस्तों पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका, एक कॉन्टिनेंट है वहाँ पर। और ये जो दोस्तों है एंडीज पर्वतमाला, ये दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, अगर सबसे ऊंची पूछ दे तो वो है अपनी हिमालय पर्वत श्रृंखला, लेकिन अगर सबसे लंबी पर्वत की बात की जाएगी तो दोस्तों याद रखना वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और है कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पर, ठीक। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है, जो लामा है ये कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक। दोस्तों एनसीईआरटी से जो काफ़ी जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एक एक लाइन से उठा लिए जाते हैं और ज्यों को त्यों रख दिए जाते हैं किसमें, आपके एग्जाम हॉल में, ठीक। तो आपको हर एक जो लाइन है वो काफ़ी अच्छे से समझ के फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़नी है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। और जबकि दोस्तों पहले अभी हमने मतलब कि हिस्ट्री की भी जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है। आज शाम को हिस्ट्री का जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा। आप सभी को बने रहना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब अच्छे से कवर की जाएगी। और यहाँ तक कि दोस्तों पीसीएस लेवल तक, पीसीएस, और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि यूपीएससी का भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे छूटने ना पाए, मतलब कि जब आप यूपीएससी तक का भी एग्जाम दें तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक। इस हिसाब से हम पढ़ाएंगे और आप लोग को घबराना नहीं है। हमारी जो हम आपको पढ़ाएंगे वो काफ़ी सरल भाषा में पढ़ाएंगे, तो आप चाहे वनडे का एग्जाम दें या यूपीएससी, पीसीएस, सब आपको अच्छे से जो है कर लेंगे, ठीक। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों सिंपल सी थी, इसको पढ़ना था है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था चैप्टर, लेकिन फिर भी एक समझ विकसित करनी चाहिए हर एक क्षेत्र में, ठीक। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ देगा किन 4 मार्गों को जोड़ता है दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, ठीक, याद रखना। परिवहन के 4 मुख्य साधन है, एक तो सड़क मार्ग हो गया, एक रेल मार्ग, एक जल मार्ग और चौथा हो गया दोस्तों वायु मार्ग। अच्छा, अब देखिए आगे क्या बता रहा है। सड़क मार्ग, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं, ठीक। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग, सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। दोस्तों फ्लाईओवर जो है, जिसको हम लोग सरल भाषा में पुल कहते हैं ना, जो ब्रिज कहते हैं, वो दोस्तों फ्लाईओवर होता है। लेकिन जो सबवे होता है वो भूमिगत मार्ग होता है, मतलब कि सड़क के अंदर बनाया जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। जैनिंग में लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर, मतलब कि इतनी ऊंचाई पर पटरियां बिछी हुई हैं जहां पर रेलगाड़ियां चलती हैं। कहाँ की बात कर रहा है, जैनिंग से लहासा के बीच के, ठीक, लहासा के। अब रेल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। तो दोस्तों जैसा कि अपने इंडिया की बात की जाए तो जो मालगाड़ी है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जो है वो आमदनी देता है, मतलब कि जो सरकार है इसको, सरकार की आमदनी किससे होती है सबसे ज़्यादा, अगर परिवहन की बात की जाए तो रेल मार्ग में किससे होती है, रेल मार्ग में भी जो दोस्तों मालगाड़ी होती है उससे होती है, ठीक। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की, ठीक।
डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेलमार्गों का जल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकियां कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों की जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। मतलब कि एशिया की, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर एशिया की बात की गई है। याद रखना, एशिया में अगर पूछ जाए कि सबसे बड़ा रेल मार्ग, मतलब जो रेल मार्गों का जो जाल है वो सबसे बड़ा कहाँ पर एशिया में, तो याद रखना दोस्तों भारत का है। ठीक। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए ये सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ से लेकर दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो व्लादिवोस्तोक है, मतलब आप सभी को पता है जो रूस है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका पहला स्थान है। मतलब कि सबसे बड़ा कोई देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो दोस्तों वो रसिया है। और रसिया में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी लंबाई है किसकी, ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अब चलते हैं जल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। तो दोस्तों जो अंतर्देशीय होते हैं वो देश के अंदर ही होते हैं ना। नाव, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक दूसरे से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं: एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, है ना, एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ पत्तनों का नाम बता सकते हैं? तो दोस्तों ये सब पत्तन बताया गया है, कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे एशिया में, है ना, सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, है ना। और बाकी दोस्तों और भी आप अच्छे से मैप के जरिए से बता सकते हैं। अब वायु मार्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा, है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि हमें ये सब समझना था, है ना, कि जैसे सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसको पढ़ना जो था वो ज़रूरी था। ठीक। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित या परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है, जो कि ये सब तो दोस्तों सभी को पता होगा, है ना। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्थर ने दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा, है ना। काहिरा कहाँ पर है? मिस्र की राजधानी भी है काहिरा, याद रखना आप लोग। तो दोस्तों ये चीज़ समझना कि अच्छा वायु मार्ग से एक चीज़ और याद आई, आप लोग याद रखना, अगर पूछ दे कि जो हवाई जहाज़ हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, वायुमंडल क्या हमने पढ़ा है कितनी 5 पढ़ते हैं, तो किस मंडल में, किस परत में उड़ते हैं, तो याद रखना दोस्तों जो स्ट्रेटोस्फेयर है, मतलब कि समताप मंडल है, वहीं पर दोस्तों हवाई जहाज़ भी उड़ते हैं, और वहाँ पर दोस्तों बादल ना के बराबर होते हैं, और वहीं पर दोस्तों ओजोन गैस भी पाई जाती है, जिसे हम लोग O3 से डिनोट करते हैं। ठीक। अच्छा देखिए जो संचार है दोस्तों ये भी परिवहन का एक साधन है। ठीक, याद रखना संचार जो है, क्योंकि संचार मतलब हम लोग फ़ोन करके इधर से उधर अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, है ना। संचार के माध्यम से हम मुंबई में हो रहा कोई शो
अपनी टीवी में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी जो है एक परिवहन का साधन हो जाता है। ठीक, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के लिए तीव्र साधनों का विकसित कर लिया है। 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा में कुछ समाचार एवं टीवी चैनलों के नाम लिखें। तो दोस्तों काफ़ी हैं जिनका नाम लिख सकते हैं आप लोग, अपने जो भी मान लीजिए अपने अपने एरिया के हिसाब से भी लिख सकते हैं ना। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहत विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो जितना भी दोस्तों मार्ग दिए गए हैं, इसको हम लोग दोस्तों अलग से जब अलग से मानचित्र पढ़ेंगे बोल्ड में अच्छे से, है ना, तब अच्छे से इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, है ना। देख लीजिए आप लोग जब तक। यहाँ पर देखिए एशिया के बारे में दिखा रहे हैं, देखिए इधर देखिए मॉस्को वाला, ठीक, ये देखिए इधर ये मॉस्को वाला हो गया, है ना। यहाँ पर हमने पढ़ा था जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ना, वो इधर सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक है ना, रसिया का है। बाकी ये सब दोस्तों हम लोग अलग से कवर करेंगे, ठीक, मैप के द्वारा। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या समझा। परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं, तो दोस्तों हमने बात कर ली है परिवहन के 4 प्रकार हैं। एक तो हो गया सड़क मार्ग, ठीक, दूसरा हो गया दोस्तों रेल मार्ग, तीसरा हो गया दोस्तों जल मार्ग, और चौथा हो गया दोस्तों वायु मार्ग, ठीक, वायु मार्ग याद रखना। और जल मार्ग में भी अंतर्देशीय, है ना, और जो बहिर्देशीय दोस्तों होते हैं, 2 मार्ग होते हैं। बस्ती से आप क्या समझते हैं दोस्तों, जो बसाव स्थान जहाँ पर मानव रहते हैं, बसते हैं, है ना, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में मानव बसते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग बस्ती। एक हिसाब का ये बसाव स्थान होता है, ठीक। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं, तो दोस्तों ये सब आप लोग आराम से बता सकते हैं। रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताएं। तो दोस्तों जो रेल मार्ग है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है ना, एक तो सबसे सस्ता साधन है ना, तो आर्थिक बचत होती है लोगों की रेल के द्वारा यात्रा करने से। और दूसरा दोस्तों रेल मार्ग के द्वारा काफ़ी जो सामान है उसको ढोया जा सकता है इधर से उधर, जैसे कि मालगाड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स भी है अगर परिवहन की बात की जाए। किसके लिए दोस्तों, अपने भारत देश में सरकार के लिए, ठीक। संचार से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों संचार में दोस्तों टेलीविज़न आ जाता है, टेलीफोन आ जाते हैं, और आजकल तो दोस्तों सैटेलाइट जो है ये भी संचार में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो चुकी है, जिससे संचार काफ़ी ज़्यादा सुगम बन चुका है। किससे दोस्तों, सैटेलाइट के माध्यम से। जनसंपर्क माध्यम क्या है, तो दोस्तों ये सब संचार में ही आ जाता है, ठीक। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है, तो दोस्तों टेलीफोन है संचार का साधन, पुस्तक भी है दोस्तों, है ना, जो मेज है ये नहीं है संचार का साधन, है ना, तो ये जो है सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, तो दोस्तों हमने पढ़ा था जो फ्लाईओवर होता है ये ऊंचा बना होता है ना, मतलब कि सड़क के ऊपर, और जो दोस्तों सबवे होता है ये भूमि के नीचे होता है ना, ये भूमिगत निर्माण होता है। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है, तो दोस्तों द्वीप में जाने का मतलब है आपको पानी से होकर जाना है, और पानी से जाने के लिए दोस्तों जहाज का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक। या तो पानी के जहाज का भी कर सकते हैं और हवाई जहाज का भी कर सकते हैं। फिर है दोस्तों यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, तो दोस्तों जो साइकिल है ना, इसमें कुछ फ्यूल का काम है ना ही कोई ईंधन है ना, तो ये जो है प्रदूषण नहीं फैलाएगा। फिर निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इंटरनेट,
तो दोस्तों ये संचार का एक साधन है, ठीक। नहर मार्ग, नहर मार्ग दोस्तों इसे हम लोग अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में समझ सकते हैं। सघन बस्ती है ना, तो सघन बस्ती की बात की जाए दोस्तों, जहाँ क्षेत्र जहाँ लोग, देखिए ये नगरीय क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत हों, ठीक। और सघन बस्ती आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, मतलब जहाँ ज़्यादा आसपास घर होंगे, जितने दूर होंगे उतनी विरल बस्ती होगी, और जितने पास पास घर होंगे उतने सघन बस्तियाँ होंगी। इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए इंटरनेट की बात की जाए तो इसका हो जाएगा, ये एक संचार का साधन है, ठीक। नहर मार्ग की बात की जाए तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्र की बात की जाए तो हमने पढ़ा है ऐसा क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं। और सघन बस्ती तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है, आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, मतलब जहाँ घर काफ़ी आसपास हो, है ना। तो जितना पास पास होंगे उतना ज़्यादा घनी आबादी भी लगेगी। अच्छा देखिए, आज विश्व सिमटता जा रहा है, हमने बात की है आपसे पहले भी कि एनसीईआरटी से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो देखिए अब जैसे यहाँ पर पूछ दिया गया है, कारण बताइए आज विश्व सिमटता जा रहा है। तो दोस्तों जो यूपीएससी या यूपीएससी में दोस्तों ऐसे है ना, एक ऐसे वाला जो पेपर होता है उसमें 2 ऐसे पूछी जाती है ना, तो इसमें भी ये डायरेक्ट लाइन दे सकते हैं। तो एनसीईआरटी में दोस्तों ये जो होता है इसको आप लोग अपने मन से प्रैक्टिस करना है ना, घर पर। बाकी जब हम मेंस के बारे में पढ़ाएंगे है ना, मेंस के विषय में अच्छे से पढ़ाएंगे तो सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं ना, सब कुछ अच्छे से क्लियर करेंगे। अच्छा दोस्तों, हो सकता है आज आपको अच्छे से जो है वो वॉइस अच्छे से ना आ रही हो, क्योंकि हम दोस्तों रात के समय वीडियो बना रहे हैं और आसपास सभी सो रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा सोच समझ कर बनाना पड़ रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारी रीच बढ़े, है ना, और हम आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेस के साथ आपकी हेल्प कर पाएँ, है ना, आपकी स्टडी को आसान बना पाएँ। अपने स्थानीय क्षेत्र में सर्वेक्षण करें, तो दोस्तों ये सब आप लोग खुद कर सकते हैं, है ना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, है ना, अब कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, है ना। आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, फुल मोटिवेटेड रहिए, और ऐसा कुछ भी ना कीजिए कि जिससे आप डिमोटिवेट हों। अच्छा देखिए, डिमोटिवेशन जो है दोस्तों एक नेचुरल प्रक्रिया है, मतलब कि जो नेचुरली आता ही आता है। जितना भी बड़ा कोई टॉपर हो दोस्तों, फर्स्ट रैंक वाला भी होगा यूपीएससी का, तो आप उससे पूछ लो कि आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं आया, तो दोस्तों वो आपसे यही कहेगा कि हर तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन डिमोटिवेशन आता है। लेकिन आपको उसको अच्छे से मैनेज करना है। जब भी डिमोटिवेशन आए तो उतने समय के लिए, आधा एक घंटे के लिए पढ़ाई रोक दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें कर लीजिए जिसमें आपका मन लगे, कुछ खेल लीजिए, टहल लीजिए, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। कुल मिला के दोस्तों एक जो जर्नी होती है नौकरी पाना, उसको बस अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद जो है एक बार नौकरी मिल जाए फिर तो आपकी लाइफ सेटल हो ही जाएगी। हालांकि नौकरी के बाद भी दोस्तों ऐसा मत समझिए कि आपको आराम ही आराम है। नौकरी के बाद भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो कि आपको अच्छे से करना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए, ना कि एक बोझ बनाकर अपने ऊपर। तभी आपको ज़िंदगी जो है वो आसान लगेगी, अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप सब क्या करना, जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।